मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डाइंग पर ये मेरा आपका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिगमेंट्स और रंजक में क्या अंतर होता है। ये जो मेरा सेकंड वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि डाइंग कब से शुरू हुई और किस तरीके से शुरू हुई। तो सबसे पहले आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो डाइंग थी बहुत प्राचीन समय से हम यूज़ में ले रहे हैं, और इसके अंदर हम पहले जो यूज़ करते थे वो प्राकृतिक रंजकों को यूज़ करते थे। और ये प्राकृतिक रंजक जो होते थे ये हमें प्रकृति से मिलते थे, जो कि पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से और खनिज से भी। लेकिन इनसे क्या होता था कि हम यूज़ में लेते हैं इससे, लेकिन प्रकृति को नुकसान होता है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए 1856 में 19वीं सदी के मध्य में 1856 में जो है, ये देखिए इसमें मैंने यही बता रखा कि पहले, लेकिन एक ये क्या है, जो हम प्राकृतिक रंग यूज़ करते थे वो बहुत गहरे रंग होते थे। उनसे जो हमें रंग प्राप्त होते थे, चटक रंग प्राप्त होते थे, और पानी, ये जो पदार्थ होते थे पानी में घुलनशील भी होते थे। लेकिन इनसे प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया होती थी। तो लेकिन 1856 में क्या हुआ कि विलियम हेनरी पार्किन एक ब्रिटिश रसायन विशेषज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले कोलतार से एक मोव, मतलब थोड़ा पर्पलिश कलर का एक रंजक बनाया, जो पहला सिंथेटिक डाई स्टफ था। ये जो सिंथेटिक डाई स्टफ था, यहाँ से इसके बाद धीरे धीरे और भी केमिकल्स पे रिएक्शंस कर करके बहुत सारे सिंथेटिक्स डाइज बनाई गई, और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसा हुआ कि बहुत सारे शेड्स जो हैं प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते थे वो एक लिमिटेड शेड्स प्राप्त होते थे, लिमिटेड कलर प्राप्त होते थे। लेकिन सिंथेटिक डाइज जब से बनी तो उनसे बहुत सारे शेड्स बन गए, और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे प्रकृति के जो प्राकृतिक रंग थे उनकी जगह ले ली। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये जो रंग थे ये यूज़ में होते थे कि प्राकृतिक, जो अभी तक प्राकृतिक रंग यूज़ में आते थे उन रंगों को विस्थापित कर दिया गया था, और सारे के सारे अब ख़त्म होकर, और ये जो रंजक थे अब यूज़ में आने लगे थे सिंथेटिक। तो प्राकृतिक रंगों का यूज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि इससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और रेंज भी ज़्यादा नहीं थी। अब है रंजकों के प्रकार। रंजक जो होते हैं मेनली दो प्रकार के डिवाइड किए गए, प्राकृतिक और सिंथेटिक। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक रंग जो हैं वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक जो होते हैं वो रसायनों के द्वारा बनाए होते हैं। तो 19वीं सदी में जब सिंथेटिक डाइज बनाई गई खूब सारी, तो और उनके बहुत सारे शेड्स मिले, तो क्या हुआ कि इनका जब प्राकृतिक रंगों से इनको विस्थापित कर दिया गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिले। जो रासायनिक जो सिंथेटिक जो डाइज होती थी, इनसे इरिटेशन होता था स्किन में, या फिर आँखों में जलन, या फिर इससे कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती थी वो नुकसान देती थी। तो क्या हुआ कि वापस से कुछ जगहों पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होना शुरू कर दिया, और प्राकृतिक रंग और रासायनिक रंग, सिंथेटिक रंग दोनों का ही उपयोग होता है, और वो ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से होता है। अब है रंगों का चयन। जो जितने भी रंजक होते हैं ज़रूरी नहीं है वो हर फाइबर के लिए उपयुक्त हों, हर रेशे के लिए अलग प्रकार का रंजक प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हर रेशे के साथ उपयुक्त नहीं होती है। जनरली प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक डाइज के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
तो कौन सा, अगर हम ऐसे रेशे के ऊपर बिना चयन, प्रॉपर चयन के हम डाई कर देते हैं, तो वो क्योंकि उनकी एफिनिटी उसके साथ नहीं होती है, उनकी आत्मीयता उसके साथ नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि वो फेड हो जाते हैं और उनका जो रंग करना हमारा सही नहीं होता है। इसलिए हमें जब भी रंग का सिलेक्शन करना हो तो बहुत अच्छे से रेशे की हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रंजक उसके साथ बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा। प्राकृतिक रंजक जो होते हैं सामान्य तौर पर कपास, लिनन, ऊन और सिल्क, मैंने बताया था कि क्योंकि ये चीज़ें भी, ये रेशे हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, तो प्राकृतिक रंजक इन प्रकृति से मिले हुए रेशों के लिए अच्छे होते हैं। और विस्कस रेयॉन भी जो है वो बनाया गया होता है, सिंथेसाइज होता है प्रकृति में। हम कॉटन के पल्प से, जो पौधों की छाल होती है, उससे हम विस्कस रेयॉन बनाते हैं। तो ये भी जो है, इसलिए जो प्राकृतिक रंजक हैं इनके लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन जो अब हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी हमारे बहुत सारे बनने लगे हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और लॉन है, बहुत सारे। तो रासायनिक जो सिंथेटिक जो डाइज होती हैं वो भी फिर सिंथेटिक फाइबर्स के लिए अलग अलग रेशों के लिए अलग अलग प्रयोग में ली जाती है। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि डायरेक्ट डाइज, जो डायरेक्ट डाइज या प्रत्यक्ष रंजक है, इसको डाई करना, इससे कपड़ों को डाई करना बहुत आसान होता है और ये थोड़ा सा सस्ता भी होता है। लेकिन अन्य रंगों की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं कि ये पक्के रंग नहीं होते हैं। जैसे आप जो टाई एंड डाई में जो कलर्स यूज़ करते हैं, ये टाई एंड डाई वाले कलर्स डायरेक्ट डाइज होती हैं। इनसे डाई करना कितना आसान है आपने भी देखा है। लेकिन ये रंग जब हम कपड़े को धोते हैं तो हर वॉश में इनका कलर निकलता है, तो इसलिए ये बहुत लंबे समय तक ऐसे फैब्रिक पर नहीं रह पाते हैं, फेड होते चले जाते हैं। हर रंग जो है, चाहे सिंथेटिक हो चाहे प्राकृतिक हो, हर किसी की अपनी एक सीमा होती है। कोई पानी धुलाई के प्रति प्रतिरोधक नहीं होते हैं, धुलाई में, हर धुलाई में वो फेड होते हैं। कुछ धुलाई में होते हैं तो कुछ धूप में फेड होने लग जाते हैं, कुछ रगड़ से फेड होते हैं। तो इन कपड़ों के लिए अलग अलग उनके क्वालिटीज़ होती हैं, तो उनको अलग अलग रेशे पर उनको लागू किया जाता है। अब क्योंकि सिंथेटिक और प्राकृतिक रंग दोनों में ही अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों में ही कमियाँ भी हैं, इसलिए आजकल इतने तरह की टेक्सटाइल्स हो गई हैं, तो ये हमको कि कौन सा रेशे पे कौन सा रंजक अच्छा रहेगा, एक चुनौतीपूर्ण चुनाव हो जाता है। हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भी वस्त्र हम रंग रहे हैं उसकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म ना हो। जो बहुत सारे व्यवसाय में जो डाइस का यूज़ करते हैं, वो आजकल ऐसा हो गया है कि वो पर्यावरण को क्योंकि ख़राब करते हैं। जब हम डाइस को जब समुद्र के पानी में डालते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु उससे मर जाते हैं, या फिर ना इसका जो धुआं है या इसका कुछ इम्पैक्ट है वो जीव जंतुओं पे, प्रकृति पे अच्छा नहीं आता है। इसलिए अब कुछ ऐसी डाइस ईजाद होने लगी है जो कि प्रकृति पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। जब एक बार हम रंग का चयन कर लेते हैं कि कौन से रेशे पे कौन सा रंग लगाना है, तो उसमें फिर हम मॉडरेंट मिलाते हैं। मॉडरेंट क्या होते हैं? मॉडरेंट वो केमिकल्स होते हैं या जो कि रंगाई की क्रिया को रंगाई की क्रिया में तेज़ी ले आते हैं। और रंग जो है ज़्यादा पक्के, ज़्यादा गहरे उनके कारण चढ़ते हैं। जैसे कि डायरेक्ट डाइज में आप जब टाई एंड डाई करते हैं तो सोडा ऐश या नमक मिलाते हैं, ये मॉडरेंट हैं। तो इनका काम क्या है कि डाई की गति को तेज करना और गहरा रंग करना और पक्का रंग करना। विभिन्न देशों की रासायनिक उनका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, उनकी संरचना अलग होती है, तो उनको जब रंगते हैं तो उसके लिए हमें डाई का अमाउंट, पानी का तापमान आदि पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हर रेशे के लिए हर चीज़ अलग होती है। हाँ, हो सकता है कोई रंग हम ठंडे उसमें यूज़ करते हैं तो कुछ रंग हम डार्क कलर्स में भी मतलब हम उसको उसमें यूज़ करते हैं।